जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 10 देखेंगे। और ये जो हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं तो यह प्लेटफॉर्म बुक का है। यदि आप लोग 1 से लेकर 9 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ से जो हम लोग का पहला प्रश्न स्टार्ट हो रहा है तो देखिए यहाँ से पहला प्रश्न जो 1 से लेकर 10 तक है तो ये मैथ का है। तो हम लोग मैथ को जो प्रश्न है इसको छोड़ दे रहे हैं। यहाँ से देखिए आपका जो 11 नंबर से प्रश्न है यह है कि संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई डॉट 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 और फिर कोई धनवान तो कोई डॉट डॉट डॉट। यानी कि यहाँ पर सही विकल्प का चयन करें कि यहाँ पर रिक्त स्थान पर आपको क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर जो पहले वाला रिक्त है, पहले वाले रिक्त में होगा कि संकीर्ण। ठीक, यहाँ पर होगा कि संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई संकीर्ण, और दूसरा है कि कोई धनवान तो कोई निर्धन। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है इसमें राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए 12 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, कह रहे कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई। तो देखिए जो ब्राह्मी थी इससे उत्पत्ति जो हुआ है देवनागरी लिपि का उत्पत्ति हुआ है। राइट आंसर ए होगा। 13 नंबर प्रश्न है कि जयद्रथ वध, ये जो जयद्रथ वध है यह किस लेखिका या लेखक की कृति है। तो यह जो कृति है मैथिली शरण गुप्त का कृति है। राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला जो 14 नंबर प्रश्न है कि उसकी बात का उत्तर ना दे सका, सब यहाँ पर डॉट डॉट हो गए, सही विकल्प का चयन कर। यहाँ पर प्रश्न है कि उसकी बात का उत्तर कोई ना दे सका, सब क्या रह गए। तो सब के सब निरुत्तर रह गए। क्या हो गए, सब के सब निरुत्तर हो गए। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 15 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर आपको 10 जो होता है वो हिंदी से प्रश्न आता है और 10 जो होता है अंग्रेजी का प्रश्न होते हैं। ठीक, प्रश्न हम लोग का है कि लोग आजीवन टट्टू की तरह जुड़े रहते हैं। ठीक, आजीवन जो है टट्टू की तरह जुड़े रहते हैं। इसमें टट्टू शब्द का बहुवचन बताना है कि जो टट्टू शब्द का प्रयोग होता है इसका बहुवचन क्या होता है। तो देखिए टट्टू का बहुवचन होता है यहाँ पर टट्टू, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक, अगला पॉइंट है कि दिए गए विकल्पों में सही वाक्य विकल्प जो है छांटे। जैसे कि प्रश्न है कि जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ ना करे। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो है आपको लिखावट में किसी तरह से गलती कर दिया गया है, तो उसी में आपको देखना है कि कौन सा इसमें सही विकल्प है। तो देखिए इसमें जो सही है ऑप्शन ए वाला सही है कि जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ ना करे। ठीक, ऑप्शन ए इसमें आपका जो है करेक्ट लिखा गया है, बाकी ये जो 3 है वो गलत हैं। ठीक, अगला पॉइंट है कि सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में दिया गया। ये जो इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान जो है लंदन में दिया गया, तो उसको किस जो संजीव को दिया गया है वो किस रचना के लिए दिया गया है ये आपको बताना है। तो उनकी रचना थी जंगल जहाँ शुरू होता है। ठीक, जंगल जहाँ शुरू होता है उन्हीं के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में उनको दिया गया। अगला पॉइंट है कि 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 17वें की बात हो रही है, तो यह सम्मानित किया गया है इंदिरा दागी को। किसको, इंदिरा दागी को। राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि खटाई में पढ़ना मुहावरे का आशय क्या। देखिए इस खटाई में पढ़ना इस मुहावरे का आशय है कि निर्णय ना होना। ठीक, क्या होगा, निर्णय ना होना, यानी कि खटाई में पढ़ना। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि समास के भेद कितने हैं। तो देखिए आपको बताना है कि समास के 10, 5, 6 या फिर 2 होते हैं। तो समास के भेद 6 होते हैं, आप सभी को पता होगा। राइट आंसर यहाँ पर आप लोग सीख कर लीजिएगा। इसका थोड़ा सा मैं नाम भी बता दे रहा हूँ। देखिए तत्पुरुष, दूसरा में कर्मधारय, तीसरा में बहुब्रीहि, चौथा में अव्ययी भाव और पाँचवें में जो है दिंगो और छठे में द्वंद्व। ये सभी 6 प्रकार हैं समास के। अगला जो हम लोग का 21 नंबर प्रश्न है ये कह रहा है कि चेंज द सेंटेंस फ्रॉम सुपरलेटिव डिग्री टू कॉम्परेटिव। देखिए यहाँ पर सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव में चेंज करना है। कौन से किसको करना है यहाँ पर, ही इज वन द मोस्ट विकेड बॉय। यहाँ पर जो हम लोग का इसको सुपरलेटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो देखिए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें जो राइट आंसर होगा कि ही इज मोर विकेड देन मोस्ट अदर बॉय। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आपका कॉम्परेटिव डिग्री में हो गया। अगला है कि व्हाट विल बी द नाउन फ्रॉम द वर्ल्ड कॉन्वर्ट। यहाँ पर जो कॉन्वर्ट शब्द है इसमें नाउन कौन सा है, इसमें इसका जो पूछा गया है कि कॉन्वर्ट का इसका नाउन क्या होगा। ठीक,
कन्वर्ट का नाउन क्या होगा? तो देखिए कन्वर्ट जो है लिखा गया है, कन्वर्ट जो है मूलतः ये मेन वर्ब है, इसका जो नाउन वर्ब होगा वह कन्वर्सेशन होगा, कन्वर्सन होगा। ठीक, ऑप्शन जो सी है वो कन्वर्सन होगा, कन्वर्ट का। और कन्वर्सन मतलब क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर, इफ़ देयर इज नो एरर योर आंसर इज डी। तो इसमें देखिए कह रहा है, इसमें एक दिया गया है सेंटेंस, यहाँ पर देयर रैन आफ्टर द बस एंड कुल्ड कैच इट्स नो एरर। तो इसमें बताना है कि एरर है या फिर नहीं है। ये जो वाक्य दिया गया है यहाँ से यहाँ तक वाक्य है, इसी में आपको एरर खोजना है कि है या फिर तो नहीं है। तो देखिए इसमें है और एरर जो ऑप्शन सी में है, कहाँ पर? यहाँ पर सी है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर कैच जो लिखा गया है, कैच की जगह पर क्या लिखा जाना चाहिए था? कैच वो है जो यहाँ पर V1 है, और इसमें जो V2 का प्रयोग होगा तो कैच क्या हुआ, यहाँ पर TH लग जाएगा। तो यहाँ पर जो TH लगेगा तो ये सही होगा, लेकिन यहाँ पर अभी गलत है। ठीक, चलिए अगला जो 24 नंबर प्रश्न है कि ट्राई टू फाइंड नाउन इन द गिवन सेंटेंस। इसमें नाउन फाइंड करना है कि खोजना है कि कौन सा नाउन है इस वाक्य में। देखिए आई हैड टू कॉल आउट आवर लोकल यहाँ पर मैकेनिक, तो इसमें नाउन कौन सा है? तो देखिए इसमें जो आपका नाउन का प्रयोग हुआ है वह जो मैकेनिक है वह नाउन है। क्या है? मैकेनिक जो है वो नाउन का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि दे इलेक्टेड हिम सिक्रेटरी। यहाँ पर जो है सिक्रेटरी, इसमें चेंज वॉइस में चेंज करना है कि दे इलेक्टेड हिम और सिक्रेटरी। तो इसका वॉइस कौन सा हो जाएगा? इसका राइट होगा ही वाज इलेक्टेड सिक्रेटरी। यहाँ पर सिक्रेटरी हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से हम लोग को सही वर्ड को चूज करना है। तो देखिए जो सही वर्ड हम लोग का है इपिडेमिक, ऑप्शन ए वाला जो इपिडेमिक लिखा गया है वो सही है। इपिडेमिक का मतलब क्या होता है? इपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। ठीक, अभी कोरोना काल में जो महामारी चल रहा था उसी को ये महामारी होता है। ठीक, अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर द हाउस वाज ... फायर। तो यहाँ पर देखिए जो हम लोग का ऑप्शन होगा वह ऑन का प्रयोग होगा कि द हाउस वाज ऑन फायर। यहाँ पर राइट आंसर सी होगा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि फाइंड द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। यहाँ पर इंसिपिड है जो इसका सिनोनिम खोजना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द खोजना है। तो इसका पर्यायवाची शब्द जो होगा वह पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ पर टेस्टलेस होगा। ठीक, यहाँ पर जो इंसिपिड जो है, इंसिपिड का मतलब होता है स्वादहीन, और यहाँ पर जो टेस्टलेट होगा इसका पर्यायवाची शब्द होगा। टेस्टलेस का मतलब यह भी स्वादहीन ही होता है। ठीक, अगला क्या है कि चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर जो विदर लिखा गया इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा? तो इसका जो देखिए विदर का मतलब मुरझाना होता है, और इसका ऑपोजिट जो मीनिंग हो जाएगा वह क्या होगा? इसका अपोजिट ब्लूम होगा। क्या होगा? ब्लूम। ब्लूम का मतलब क्या होता है? खिलना होता है। ठीक, यहाँ पर साइन दिया गया है, साइन का मतलब चमकना होता है। और यहाँ पर एक्सल भी दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन में सी है कि एक्सल का मतलब होता है बढ़ जाना, और जो होता है विल्थ, तो इल्थ का मतलब होता है यहाँ पर भी मुरझाना ही होता है। लेकिन हम लोग का क्या खोजना था? ऑपोजिट खोजना था, तो मुरझाना का ऑपोजिट ब्लूम हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 30 नंबर है कि चूज द मीनिंग ऑफ द एडम गिवन बिलो। यहाँ पर इसका मुहावरे का सही अर्थ करना है कि टू बीट द डस्ट। टू बीट द डस्ट इसका हिंदी होता है कि धूल चटाना या फिर पराजित होना। तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा कौन सा होगा? टू बी डेफॉटेड। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है डेफॉटेड, राइट आंसर आपका जो बी है वो करेक्ट है। ठीक, चलिए यहाँ से 31 नंबर भी आपका जो वार्षिक चक्रवृद्धि के साथ ये आपका ये मैथ का प्रश्न है। तो मैं आपको इसका PDF दे दूंगा, आप इसको PDF के साथ सॉल्व करिएगा। चलिए हम लोग अपने जो GK GS का प्रश्न है उसको शुरू कर लेते हैं। वहाँ से आपका 41 नंबर से शायद स्टार्ट है। देखिए प्रश्न है कि एक 20 फेरा की कुंडली से यह जो बद्धु है, क्या है? बद्ध है चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकंड में 0.3 वेबर से घटकर शून्य रह जाती है, तो कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो विद्युत वाहक बल कितना होना चाहिए? तो इसमें देखिए जो राइट आंसर होगा वह 6 वोल्ट होगा। क्या होगा? 6 वोल्ट हो जाएगा विद्युत वाहक बल। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है
42 नंबर है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है, इस 4 में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए देखिए कि विस्थापन अक्ष के मूल बिंदु के चुनाव से स्वतंत्रता होता है। और जो है दूसरा है कि विस्थापन चली गई दूरी के बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तीसरा है कि जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता है। चौथा है कि विस्थापन बिंदुओं के बीच कण की वास्तविक गति की प्रकृति को नहीं बताता है। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, राइट आंसर जो है इसमें आपका सी होगा। ठीक, जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता है। ठीक, चलिए 43 नंबर जो प्रश्न है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। तो यह माध्यम आवश्यक है, यहाँ पर कौन सी, चालन और संवहनीय दोनों माध्यम आवश्यक है। ठीक, अगला प्रश्न है कि कोई द्रव्य ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता है यदि स्पर्श कोण कितना है। तो स्पर्श कोण जो है 90 डिग्री से बड़ा है तो यह स्पर्श को गीला नहीं करता है। अगला पॉइंट है कि अस्थायी या फिर अश्यान असंपीड्य के लिए बर्नौली का समीकरण व्यक्त करता है। तो बर्नौली का जो समीकरण व्यक्त करता है यह आपको ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। अगला पॉइंट 46 नंबर है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान व 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की किसी ठोस गोले को इसके केंद्र से जाती हुई अक्ष के पारित 50 रेडियन से के कोण वेग से घुमाया जाता है। तो घूर्णन गति ऊर्जा क्या होगी, तो घूर्णन गति की जो ऊर्जा होगी यहाँ पर वह होनी चाहिए 9/20 जूल। राइट आंसर आपका जो है 9/20 जूल होगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि MKS पद्धति में जी का मान क्या होता है। तो MKS पद्धति में जो जी का मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि एक समतल कांच के टुकड़े को विभिन्न रंगों के अक्षों के ऊपर रखा जाता है। वह अक्ष जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है वो कौन सा है रंग, बताना है कि वह अक्षर जो है वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है वो कौन सा रंग है, लाल, हरा, पीला या फिर बैंगनी। तो ये जो राइट आंसर होगा कौन सा रंग है, यहाँ पर जो आपका रंग है वो लाल होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 49 नंबर प्रश्न है कि लोहे के पतले टुकड़े को तीव्र विद्युत धारा बहती हुई परिनालिका में रखने पर चुंबकीय दिशा में घूम जाता है। तो यहाँ पर चुंबकीय दिशा में घूम जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सभी डेमोनों के सभी परमाणु जो है चुंबकीय दिशा में घूम जाते हैं। राइट आंसर सी कर लीजिए। चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न 50 नंबर है, तो कह रहा है कि जब प्रकाश तरंगे हवा से कांच में प्रवेश करती है तो प्रभावित चर होता है वो प्रभावित चर क्या होता है। तो देखिए वह चर होता है तरंग दैर्घ्य एवं वेग, ये दोनों चर होते हैं। ठीक, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 51 नंबर है कि समूह 16 के तत्वों में रेडियो सक्रिय है। तो समूह 16 के तत्वों में जो रेडियो सक्रिय है वो पोलोनियम है। क्या है, पोलोनियम। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जो घनत्व होता है वह OS। ठीक, OS का जो होता है सबसे घनत्व अधिक होता है। OS किसको कहते हैं, ओस्मियम को कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 53 नंबर है कि 60 डिग्री सेल्सियस ताप के 100 ग्राम पानी को 95 डिग्री सेल्सियस ताप के 180 ग्राम पानी में मिलाया जाता है। तो मिश्रण का जो परिमाणी ताप होगा वह क्या होगा। तो ये मिश्रण का जो परिमाणी ताप होगा वह ताप आपका 82.5 डिग्री होगा। कितना होगा, 82.5 डिग्री। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में उपयुक्त अवस्थाएं हैं। तो हैबर विधि के द्वारा जो अमोनिया के निर्माण में उपयुक्त प्रवस्थाएं हैं वह कौन से होंगे। तो देखिए वह जो है आपका प्रवस्थाएं आपका राइट आंसर अधिक दाब व अधिक ताप, ये दो प्रवस्थाएं होगा। राइट आंसर जो अधिक दाब और अधिक ताप होगा। 55 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का आयनिक विभव सबसे कम है। तो आयनिक विभव जो सबसे कम होता है वह FR का जो होता है आयनिक विभव सबसे कम होता है। राइट, ठीक, राइट आंसर इसमें आपका राइट आंसर सी का ले जाएगा।
अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि 56 नंबर है, यदि किसी गैस के नियत द्रव्यमान का आयतन स्थिर ताप पर आधा कर दिया जाए तो उसका दाब कितना हो जाएगा। तो उसका जो दाब है वह दोगुना हो जाएगा। यदि इसको आधा करते हैं तो इसका दाब दोगुना हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि नीचे दिए गए इकाइयों में कौन सी इकाई दाब की नहीं है। तो इसमें कौन सी इकाई जो दाब की नहीं है, देखिए यहाँ पर जो है कि टॉर है, बार है और मानक वातावरणीय दाब, तो ये सभी है। ठीक, इसमें जो दाब की है तो इसमें कौन सी इकाई दाब की है, तो यहाँ पर इन सभी हो जाएगा। राइट आंसर 57 का आप लोग डी कर लीजिएगा। ये सभी जो है इकाई दाब की है। अगला पॉइंट है कि उच्चतम ध्रुवीय सह संयोजक बंध निम्नलिखित में उपस्थित है। तो ये उपस्थित है आपको HF में उपस्थित है। राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा। ये सभी HF में उपस्थित है। अगला प्रश्न हम लोग का प्रश्न है 59 नंबर है। तो कह रहा है कि जो आणविक विमाओं के कोलाइडी कणों का पृथक्करण कहलाता है। तो इसका जो पृथक्करण है वो क्या कहलाता है, इसका पृथक्करण कहलाता है डायलिसिस। क्या कहलाता है इसका पृथक्करण, इसका पृथक्करण डायलिसिस कहलाता है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 60 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है। तो क्लोरोफिल के जलाने से जो तत्व प्राप्त होता है वो मैग्नीशियम। ठीक, अगला है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है आपका तंत्रिका कोशिका है। राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है। यहाँ पर प्रश्न है कि श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है। तो किससे कम नहीं होता है वह देखिए, इसका 1 से कम पूछा जाए कि नहीं होता है तो कार्बोहाइड्रेट में। ठीक, 1 से कम किस में नहीं होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में 1 से कम नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्यों के मामलों में यहाँ पर विकास में लगभग ... महीने लगते हैं। तो कितने महीने लगते हैं इसमें, जो विकास में महीनों लगते हैं ये 9 महीनों लगते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। कौन प्रकट हुआ था, तो पृथ्वी पर सबसे साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई थी। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया सबसे पहले ये पृथ्वी पर आया हुआ था। अगला प्रश्न है कि मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है। तो कंपन जो होता है यह कर्णपटही झिल्ली में होता है। ये जो कंपन होता है कर्णपटही झिल्ली में कंपन होता है। अगला 66 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। तो सरल अस्थायी ऊतक इसमें से कौन सा नहीं है बताना है। तो देखिए जो जाइलम है वो सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। अगला है कि लोसूंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि लोसूंग जो प्रश्न है ये कहाँ का लोकप्रिय पर्व है, तो ये सिक्किम का है। ठीक, अगला जो प्रश्न है कि शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य। तो शराबबंदी करने वाला पहला भारतीय राज्य था गुजरात। राइट आंसर आपका गुजरात जो था वो सबसे पहले शराब पर पाबंदी लगाया था। हालांकि ये कब किया गया था, तो 1965 में गुजरात में जो है शराबबंदी शुरू किया गया था। ठीक, केरल राज्य में भी किया गया था, तो यह 2014 में किया गया था। और बिहार में हम लोग का किया गया था तो 1 अप्रैल, आपको याद होगा बिहार में कब किया गया था, 1 अप्रैल 2016 को बिहार में भी ये शराबबंदी किया गया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 69 नंबर, निम्न में युग्मों को एक सुमिलित कौन सा नहीं है। तो ये पीको आंदोलन, ये पी होगड़े से, और दूसरा है चिपको आंदोलन, ये SL बहुगुणा सुंदरलाल बहुगुणा का शॉर्ट फॉर्म है। अगला है कि नर्मदा बचाओ, ये मेघा पाटकर, और शांत घाटी आंदोलन ये बाबा आमटे। तो सुमिलित इसमें से कौन सा नहीं है जी, यहाँ पर जो शांत घाटी आंदोलन है ये बाबा आमटे से संबंधित नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो डी है इसमें गलत है। शांत घाटी जो आंदोलन का नेतृत्व सुगथा कुमारी की थी। ठीक, सुगथा कुमारी के द्वारा जो है शांत घाटी आंदोलन शुरू किया गया था, बाबा आमटे के द्वारा बिल्कुल नहीं किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि हिटलर ने वर्साय की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया। ठीक,
हिटलर ने वर्साय की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया, निरस्त कर दिया? तो यह 1935 में निरस्त कर दिया। अगला है कि ऑरेंज क्रांति, ये जो रेवोल्यूशन निम्नलिखित में से किस देश से संबंध है? तो यह ऑरेंज जो है यह आपको संबंधित है यूक्रेन से। कहाँ से? ऑरेंज जो है यूक्रेन से संबंधित है। चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न है कि नॉटे डेम कैथीड्रल कहाँ स्थित है? देखिए यहाँ प्रश्न है कि जो नॉटे डेम कैथीड्रल कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पेरिस में। ठीक। अगला पॉइंट है कि सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो वह मुगल जो सम्राट था अकबर था, जो आपका सती प्रथा को निरुत्साहित कर दिया। अगला 74वां प्रश्न है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है? तो विरोधाभासों का मिश्रण बताया गया है मोहम्मद बिन तुगलक को। राइट आंसर डी होगा। अगला है कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में जो प्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाया गया था, यह स्वर्ण मुद्राएं आपको यूनानियों के द्वारा शुरू किया गया था। अगला पॉइंट है कि राज्य विलय जो हड़प नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई? देखिए जो हड़प की नीति है यह किसके द्वारा लागू किया गया था? तो यह आपको डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा। ठीक। अगला पॉइंट है कि दीन और इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही यह शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। अगला पॉइंट है कि भारतीय वन सेवा का स्थापना कब की गई? तो भारतीय वन सेवा की जो स्थापना है 1963 में की गई। अगला पॉइंट है कि धरती आबा किसे कहते हैं? तो धरती आबा कहते हैं यहाँ से हम लोग का बिरसा मुंडा को। धरती आबा किसको कहते हैं? धरती आबा बिरसा मुंडा को कहा जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था और जो बिरसा मुंडा वैष्णव संत आनंद पांडे से प्रभावित हुए और मुंडा जो आंदोलन है ये 1894 से लेकर 1900 तक चला था। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो कुनैन, देखिए जो कुनैन है यह सिनकोना के पेड़ से प्राप्त होते हैं और इसका जो प्रयोग होता है मलेरिया के इलाज में प्रभावी होता है। ठीक। अगला पॉइंट हम लोग का है 81 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करें कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व था 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक। कितना था? 282 प्रति व्यक्ति जो है वर्ग किलोमीटर था। लेकिन यहाँ पर 2011 के जनगणना से पहले 2001 में जो जनगणना हुआ था उसमें हम लोग बात करें तो ये 325 था। प्रति वर्ग किलोमीटर में 325 व्यक्ति रहा करते थे। ठीक। और भी हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। तो देखिए 2011 का जो जनगणना के अनुसार सबसे जो है अधिक, ठीक, सबसे अधिक घनत्व जनसंख्या वाला जो है वो बिहार है। यहाँ पर 382 व्यक्ति होने चाहिए लेकिन यहाँ पर 1106 व्यक्ति रहते हैं, यानी कि धक्का मुक्की करके यहाँ पर रहते हैं। और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वह आपका सबसे कम जनसंख्या घनत्व राज्य है तो वह अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में 382 व्यक्ति होने चाहिए लेकिन कितने वहाँ रहते हैं? वहाँ पर मात्र 17 व्यक्ति ही रहते हैं। ठीक। और यहाँ से हम लोग का और भी है कुछ प्रश्न जो आपका, और सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ठीक। और भारत की कुल आबादी जो विश्व की आबादी है वह 17.5% है 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 82 नंबर प्रश्न है कि भारत का देशांतरीय जो विस्तार है वो कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार है यहाँ पर 68.7 डिग्री ईस्ट से लेकर 97.25 डिग्री ईस्ट तक। यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर होगा। ये जो देशांतरीय विस्तार की बात हो रही है। 83 नंबर प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ
कहाँ लगा था? तो उर्वरक जो षड्यंत्र है ये आपको लगा था सिंदरी में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। जो पहला उर्वरक षड्यंत्र था तो वह सिंदरी में लगाया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये 5 वर्षों के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की जो अयोग्यता है, अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो यह संविधान के 10वीं अनुसूची में दिया गया है। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। और ये जो हुआ था, ये दल बदल जो हुआ था, ये आपको 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था, उसी समय इसको लिया गया था। ठीक, अगला जो प्रश्न है ऐसे हम लोग का है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। तो बिहार विधान परिषद के सदस्यों की जो संख्या की बात करें तो वह 75 है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 88 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन है वो 1953 में किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से जो संशोधन किया गया था वह संशोधन है आपका 73वां और 74वां, ये 2 संशोधन किया गया था। राइट आंसर ये होगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 90 नंबर प्रश्न है कि भारत में सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो देखिए जो सहकारिता है इसका प्रारंभ जो भारत में किया गया था ये 1904 से शुरू किया गया था। ठीक, अगला पॉइंट है कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे है? तो गरीबी रेखा के नीचे जो है 41.4% जो व्यक्ति हैं गरीबी रेखा के नीचे हैं। ठीक, अगला पॉइंट है कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को जो पद का शपथ दिलाता है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला है कि कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? तो कोंकण रेलवे जो है यह पश्चिमी घाटी से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है? तो सुमिलित जो हम लोग की बात करें तो देखिए यहाँ है कि एलोरा शक यानी कि यह बनवाया गया है किसके द्वारा? दूसरा है कि जो महाबलीपुरम है यह राष्ट्रकूट, तीसरा है मीनाक्षी मंदिर पल्लव, और जो खजुराहो है चंदेल। तो इसमें सुमिलित कौन सा है? तो देखिए इसमें जो सुमिलित है वो खजुराहो है या चंदेल, ये ऑप्शन जो डी है इसमें आपका सुमिलित है। ठीक, बाकी सब जो है गलत है। ये जो देखिए चंदेल वंश की जो क्या है, खजुराहो का संबंध चंदेल वंश से है, और चंदेल वंश की जो स्थापना है वह नन्नुक द्वारा 831 ईस्वी में की गई थी। ठीक, एलोरा का जो संबंध है, देखिए एलोरा का जो संबंध है ये किससे है? तो एलोरा का राष्ट्रकूट है, इसको हम लोग सुधार लेंगे। यहाँ है कि एलोरा का राष्ट्रकूट से हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से हम लोग का एलोरा के बाद कौन सा है? मीनाक्षी मंदिर है। तो मीनाक्षी मंदिर का जो है संबंध है ये पांडव वंश से था, और जो यहाँ पर हम लोग का महाबलीपुरम है तो इसका पल्लव से था। ठीक, यहाँ पर महाबलीपुरम वाला पल्लव से हो जाएगा, और खजुराहो का ये चंदेल ये सही है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 95 प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि भारतीय तिरंगे का पहली बार जो जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया, यानी कि पहली बार कहाँ पर फहराए थे? तो देखिए पहली बार जो फहराए थे वो 1929 ईस्वी में लाहौर के रावी तट पर वो पहली बार फहराए थे। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है, प्रश्न कह रहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा कहलाती है वो मैक-मोहन रेखा कहलाती है। ठीक, चलिए अगला है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह यहाँ पर प्राहोरो 6 को लॉन्च करने की घोषणा की? यानी कि हम लोग का 97 से जो 100 तक प्रश्न है ये 4 प्रश्न आपके करंट अफेयर के भी पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग करंट अफेयर पर भी अच्छा खासा पकड़ बनाए रखिएगा। यह जो है नासा के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। अगला है कि विश्व की सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया गया है। तो रेडियो टेलीस्कोप का जो निर्माण किया गया है यह चीन के द्वारा किया गया है। ठीक,
अगला है कि रामविलास पासवान का निधन हो गया, वो कितने बार लोकसभा से सांसद के तौर पर निर्वाचित हुए थे? तो वह देखिए वह आपको 8 बार लोकसभा के सांसद के तौर पर निर्वाचित हुए थे। अगला जो हम लोग का 100 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि जो जोगिंदर वार मेमोरियल कहाँ स्थापित किया गया? जो जोगिंदर वार मेमोरियल है यह कहाँ स्थापित किया गया? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा। ठीक, चलिए तो इसमें हम लोग जो है 100 तक प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए और यह जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था तो ये 10 था और 11 जो है आपको जल्दी प्रोवाइड की जा सकती है। तो और इसका जो प्रैक्टिस सेट है थोड़ा टफ होगा, औरों की अपेक्षा इसका जो प्रैक्टिस सेट जो प्लेटफॉर्म बुक का होता है तो थोड़ा सा कठिन होता है। तो आप लोग घबराइए नहीं, इसको आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक्स और ऑल दी बेस्ट।